तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, संविधान के भाग संख्या 4 को देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, भाग 3 को देखे थे। और भाग 3 में क्या था, तो मौलिक अधिकार को देखा था कि मौलिक अधिकार जो है वह कहाँ से लाया गया है। उसके बाद में आर्टिकल आपका 12 से लेकर के 35 तक हमने पूरे चर्चा किया था कि 12 में मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है। उसके बाद में अल्पीकरण की बात कही गई है, विधि का शासन कहा गया है, समक समानता यह सब की बात कहा गया है। कोई दिक्कत, SC ST से प्रावधान की बात कही गई है, लोक कल्याण का चर्चा की बात कहा गया है। ठीक है, तो यह सब जो है ना, लोक कल्याण की चर्चा तो जनरली आपका भाग संख्या 4 में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अस्पृश्यता का अंत दिया गया था छुआछूत से। उसके बाद में उपाधियों का अंत था। उसके बाद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी, गिरफ्तारी से संरक्षण था। तो यह सब बात जो है मौलिक अधिकारों में क्या किए थे, समाप्त कर दिए थे। और मौलिक अधिकारों को इन डिटेल हमने समझाया था। कोई दिक्कत, तो चलिए आज बना रहिएगा। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे संविधान का भाग संख्या 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और यह जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है आपका लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान जो है वह कहाँ से लाया है, तो वह स्पेन से लाई है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग संख्या 4। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद है आपका यह 36 से लेकर के 51 तक। 35 तक तो आपका मूल अधिकार था, अब 35 के बाद 36 आएगा, तो 36 से लेकर के 51 तक है। समझ में आई बात, 36 से लेकर के 51 तक क्या चर्चा किया गया है, तो 36 से लेकर के 51 तक आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। तो अनुच्छेद भाग संख्या 4 में क्या है, तो भाग संख्या 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की क्या है, चर्चा है। इसी को बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लिख लीजिए, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी ध्यान से समझिएगा, अच्छा टॉपिक है, आसान है, सब तो आसाने रहती है, बशर्ते अच्छा से समझते जाइएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है सब DPSP। ठीक है, DPSP। ठीक है, DPSP बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला बात किया कहां से लाया गया है, तो मेरे भाई लिख लीजिए, यह आयरलैंड, यह सब याद रखिएगा, पूछ देता है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है। जबकि आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, स्पेन के संविधान से क्या किया है, लिया है। अच्छा, पहला बात। उसके बाद में देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति पद की बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद ब्रिटेन से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद USA से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नजरअंदाज कर देता है सब। तो नोट में बात डाल करके यही लिख लीजिए, जब आयरलैंड आया तो पहला नोट में पहला चलेगा कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। ऐसे तो विदेशी स्रोत में हमने तो पढ़ाया हुआ ही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, कैसे निर्वाचन होगा, इसके बाद संघ सरकार है, भाग संख्या 5 में उसी की चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सीधा सीधी सवाल पूछ देगा कि बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली कहां से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दूसरा लिख लीजिए कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं सदस्य को, 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ठीक है, खेल के क्षेत्र से, विज्ञान कला की क्षेत्र से, मतलब डांस की क्षेत्र से, यह सब से क्या करते हैं,
राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 कैंडिडेट को शामिल करते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो वह कहां से लाया गया है, तो यह भी आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन लिख लियो, मनोनयन, ठीक है, मतलब चुनना, इसका हिंदी में लिख लिया ना, चुनना, ठीक है, समझ में आ रही बात। मनोनयन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन चुनना, सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन करते हैं, मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला बात लिख लीजिए कि केटी शाह ने क्या बोला, तो केटी शाह ने बोला इस राज्य नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि राज्य नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका बैंक इच्छा अनुसार क्या करती है, भुगतान करती है। तो लिख लीजिए, यह कभी कदाल पूछ देता है। तो केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक के तत्व के बारे में, केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी स्वेच्छानुसार करता है, स्वेच्छानुसार करता है। समझ में आई बात। मनोनयन होता है मनोनयन, यहीं पर देखो बच्चा ढेर सोचेगा कि मनोनयन क्या लिख ले, यह होता है मनोनयन, चुनना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह बात को ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी स्वेच्छानुसार करता है। और एक बात लिख लीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, यहाँ पर पहला, दूसरा, यह तीसरा हो गया बात। और चौथा बात कहाँ लिखे, यहाँ लिखिए। तो चौथा में क्या लिखिएगा, तो चौथा में लिखिएगा कि मिनर्वा मिल में यह कहा गया है, मिनर्वा मिल केस था, मिनर्वा मिल केस में कहा गया है ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह मौलिक अधिकारों का क्या है, पूरक है, एक दूसरे के बराबर है। अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मौलिक अधिकारों को क्या करना होगा, पालन करना होगा। समझ में आई बात। तो लिख लीजिए मिनर्वा मिल में क्या कहा गया। तो मिनर्वा मिल में लिख लीजिए, मिनर्वा मिल के तहत, मिनर्वा मिल के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जो भी लिखना है लिखिए, मूल अधिकार को एक दूसरे का पूरक बताया है। अर्थात मौलिक निर्देशक, सुनो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, आपको मौलिक अधिकार चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, तो पूरक है। कहने का मतलब है कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, बराबर है फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट बोले तो मौलिक अधिकार से क्या है आपका, तो फंडामेंटल ड्यूटी होता है आपका, अभी बता रहे हैं 4 में, फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य, अभी ध्यान से समझते चलिए। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट बोले तो मौलिक अधिकार होता है। जिस बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत है तो अपना हिंदी लिख लेगा, मौलिक अधिकार होता है फंडामेंटल राइट। और डीपीएसपी तो यहाँ बताए ही
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना वह मौलिक अधिकार के क्या है, बराबर है। किसके तहत कहा गया, तो मिनर्वा मिल के तहत कहा गया। सवाल पूछ देगा तो मिनर्वा मिल इसका क्या होगा, आंसर होगा। और यह भी लिख लीजिएगा कि किसने कहा कि किसने कहा कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका बैंक जो है ना स्वेच्छानुसार भुगतान करता है। तो यह कथन जो है ना वह केटी साहब कहे हैं, कोई दिक्कत, केटी शाह ने कहा है। तो यह बात को मिटा दे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में थोड़ा सा बाहर से जानकारियां हमने बता दिया। अब आते हैं इसका अनुच्छेद के ऊपर। 36 से 51 तक अनुच्छेद है। तो चलिए अनुच्छेद आर्टिकल को समझते हैं, कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ रही है, ध्यान से समझते चलिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अपना तरफ से हम बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं बचे। समझ में आई तो हेडिंग लगा लीजिएगा अनुच्छेद नंबर 36, अनुच्छेद 36। चलिए अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है, तो सुनो अनुच्छेद 36 लिख लीजिए। अनुच्छेद 36 मतलब कि 36 में क्या कहा गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित किया गया है, अर्थात जो है ना समाज में आर्थिक लोकतंत्र की क्या कही गई है, बात कही गई है। तो समाज में क्या कही गई है, आर्थिक लोकतंत्र की बात कही गई है। तो लिख लीजिए 36, डीपीएसपी को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो 36 में क्या है, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो लिखिए इसके तहत लोक कल्याण, इसके तहत समाज आर्थिक में, इसके तहत समाज आर्थिक में कल्याण की बात कही गई है, कल्याण की बात कही गई है। अब क्या कही गई है तो समझते चलिएगा बात को। इसके तहत समाज आर्थिक में कल्याण की बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 37, अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का यदि उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है, डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह बात क्लियर लिखा गया है। लेकिन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लंघन होता है तो यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो लिख लीजिए डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता इसके उल्लंघन होने पर। इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट आर्टिकल 226 यहाँ बगल में लिख लीजिएगा हाई कोर्ट। तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बगल में लिख लीजिएगा 26 आर्टिकल है ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जबकि पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जिस बाबू को मेंस लिखना है वह लिखने का प्रयास करते चलिए जी, लिखने की प्रयास होना चाहिए, लिखने की कला होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा और मेंस में फंस जाइएगा तो दिक्कतें हो जाएगा। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है और इसका उल्लंघन होने पर
न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं तथा न्यायालय जाने पर क्या करता है, न्यायालय जाने पर 5 प्रकार की रीट न्यायालय जारी करता है। 5 प्रकार की रीट जारी करता है। कौन जारी करेगा? तो न्यायालय करता है। कल बताए थे ना, अनुच्छेद नंबर 32 में संवैधानिक उपचार की चर्चा बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, जबकि संविधान का किस भाग को कहा गया है? आत्मा। संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है? समझ में आई बात? तो प्रस्तावना को क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। समझ में आई? चलिए, तो जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है और इसका उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकते हैं तथा न्यायालय जाने पर 5 प्रकार की रीट जारी होती है। अनुच्छेद 37 समझ में आया? डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 38 लिख लीजिए। समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अनुच्छेद नंबर 38, चलिए अनुच्छेद 38 क्या कहता है तो बताता हूं। लोक कल्याण की चर्चा की बात कही गई है, अर्थात सरकार कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगी। आर्टिकल नंबर 36 में क्या किया गया है? डीपीएसपी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी को परिभाषित, अर्थात मैं पूरे की बात बोल रहा हूं ना कि कुछ ऐसा नियम मत बनाइए। आप ऐसा सोचिए कि ताकि जो है ना देश की भला हो, जनता की भला हो। समझ में आ रही है? तो वही बात अब बताएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर क्या लिखिए? 37 के बाद 38, यहां पर क्या हो जाएगा? 38, यहां पर भी मिटा लेता हूं। चलिए, यह हो गया 38। 38 में क्या कहा गया है? लोक कल्याण की चर्चा की बात कही गई है। लोक कल्याण चर्चा की बात लिख लो। लोक कल्याण की चर्चा, लोक कल्याण की चर्चा। अब लोक कल्याण की चर्चा में क्या कहा गया है तो सुनो। लोक कल्याण की चर्चा में कहा गया है कि सरकार अर्थात गवर्नमेंट ऐसा नियम नहीं बनाएगी कि क्या हो सके, समाज में इसका क्या हो सके? दुरुपयोग हो सके। ठीक है, तो लोक कल्याण की चर्चा अर्थात सरकार ऐसा नियम बनाएगी कि ताकि क्या हो सके? समाज का कल्याण हो सके। कुछ ऐसा नियम मत बना दो कि जिससे क्या हो? समाज नीचे जाए, तो सरकार ऐसा नियम नहीं बनाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए लोक कल्याण की चर्चा में, इसमें सरकार, गवर्नमेंट, सरकार वैसा नियम बनाएगी जिससे समाज का कल्याण हो सके। समझ में आई? समाज की क्या हो सके? कल्याण हो सके। तो यह लोक कल्याण की चर्चा की बात कही गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 39, 38 के बाद 39 में क्या कहा गया है? तो 39 में कहा गया है आपका कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की क्या कही गई है? तो बात कही गई है। समझ में आ रही है बात? समान नहीं, सुनो, आर्टिकल नंबर 39 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता तो आपको कहा गया है आर्टिकल 41 में। 39 में क्या कहा गया है? तो 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। सॉरी, 41 हमने बोल दिया था। तो 39 में क्या होगा? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहा गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात। अब सुनो, यहां पर क्या होता है? महिलाओं को जब कारखाना में काम करती है तो पैसा कम दिया जाता है, जबकि पुरुषों को ज्यादा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। तो एग्जाम्पल में लिख लो, महिला या पुरुष एक ही काम करती है तो दोनों का समान वेतन मिलेगा। दोनों को समान वेतन मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि महिला को मिल जाए, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल में कि अगरबत्ती बना रही है,
अगरबत्ती। अब अगरबत्ती बना रही है तो यहाँ पर क्या है, तो यह जो है आपका मनोज जी है, मनोज जी है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगरबत्ती बनाने के लिए यह मनोज जी की वाइफ है, ठीक है, मान लेता हूँ सोनम है। समझ में आ रही है बात, यह मनोज जी है, यह हस्बैंड है बेचारे। हस्बैंड मतलब कि जिसकी पत्नी हंस हंस के इसकी बैंड बजा दे, उसी को कहा जाता है हस्बैंड। समझ में आ रही है बात। तो मनोज जी क्या कर रहे हैं, अगरबत्ती कंपनी में काम कर रहे हैं और वाइफ भी इनकी अगरबत्ती कंपनी में काम कर रही है। मनोज जी का वेतन है 7,000 रुपया, 12 घंटा वेट कर रहे हैं तो, ठीक है। और यह भी 12 घंटा क्या कर रही है, काम कर रही है, तो इसका वेतन 5,000 रुपया। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का वेतन जो है 7 इंटू 2 करिएगा तो 14,000 रुपया होना चाहिए। ऐसा यह प्रावधान किया गया है। समझ में आई बात, बोलिए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, ठीक है। चलिए अगला 39 के बाद 40 ग्राम पंचायत की चर्चा है। 40 में लिख लीजिए, अनुच्छेद 39 के बाद 40। समझ में आ रही है बात। आर्टिकल को समझना बहुत ही जरूरी होता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की चर्चा, ग्राम पंचायत की चर्चा। तो 40 ग्राम पंचायत की चर्चा, ग्राम पंचायत की चर्चा। ऐसे तो ग्राम पंचायत हम बताएंगे भाग 9 में, कोई दिक्कत। ग्राम पंचायत की चर्चा। अब सुनो, ग्राम पंचायत की चर्चा में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि पहले जो था ना कि ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी तथ्य था वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन 1993 में नागौर राजस्थान में क्या होती है, सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन होता है। और ग्राम पंचायत का गठन होने के बाद, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन होने के बाद क्या होता है, यह कहा जाता है कि ग्राम पंचायत से जो भी संबंधित तथ्य है उसको न्यायालय में लाया जा सकता है, न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय है। तो लिख लीजिए। और इसका चर्चा जो है ना आर्टिकल 243 के क में भी किया गया है। तो यह सवाल कई बार पूछा हुआ है, तो लिख लीजिए। ग्राम पंचायत से संबंधित तथ्य न्यायालय में परिवर्तनीय है। न्यायालय में क्या है, तो न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो ग्राम पंचायत से संबंधित तथ्य न्यायालय में परिवर्तनीय है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 कैसे लिख लेना, क में है। और उसके बाद लिख लेना कि सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन, सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन 1993 राजस्थान में हुआ, ठीक है। राजस्थान नागौर में इसकी क्या हुई, गठन हुई। सबसे पहले ग्राम पंचायत से संबंधित तथ्य न्यायालय में परिवर्तनीय है। एक नोट में बात हम देखो छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, तो 39 का एक आप यहाँ पर नोट में बात लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, तो नोट में एक बात लिखिएगा, हमारी अचानक से यह ध्यान में आई कि निःशुल्क विधि कानूनी सहायता किसमें कहा गया, संविधान का 42वां संशोधन 1976 के तहत जो है ना 39 के ए में क्या कहा गया है, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो एकदम नोट में लिख लो, यह सवाल कई बार पूछा हुआ है, अचानक से ब्रेन में आया अभी इंफॉर्मेशन, तो लिख लीजिए नोट में। जो भी आएगा मैं लिखाते चलूंगा। समझ में आई। ऐसा हमारी प्रयास रहेगी कि यदि पॉलिटी से 25 क्वेश्चन आए तो 23 से 24 सवाल यहाँ से आ जाए जो पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बात को। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। समझ में आई, आप मिला लीजिएगा, अदरवाइज जहाँ कोचिंग से पढ़ते होंगे, ठीक है। तो चलिए अनुच्छेद 39 के ए लिख लो, ऐसे अनुच्छेद 39 के ए, ठीक है। और लिख लीजिए इसमें निःशुल्क बोले तो मुफ्त, इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता
सहायता, सहायता होता है, सहायता जो भी हो, इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है, करने की बात कही गई है, कही गई है। कौन सा? संविधान के 42वां संशोधन 1976 में करके यह जोड़ा गया। संविधान के 42वां संशोधन द्वारा यह बात जोड़ी गई। यह बात क्या हो गई? जोड़ी गई। समझ में आई बात? तो संविधान के 42वां संशोधन द्वारा यह बात जोड़ी गई। उसके बाद में 40 के बाद अब आता है 41। यह सब संशोधन याद रखिएगा, ऐसे तो अमेंडमेंट हम पढ़ाएंगे ही। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाया गया है अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, आर्टिकल नंबर 368 भाग संख्या 20। ठीक है, एक अमेंडमेंट हम 1 से लेकर के अभी तक जो 106 तक हुआ है, बिल क्या होता है और एक्ट कब बन जाता है, यह सब बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बात को वहां पे। अभी पहले आर्टिकल को समझते चलिए, पूरा पॉलिटी समझिए, वह समझाना कौन बड़ा बात है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद नंबर 40 के बाद अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? तो 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। ग्राम पंचायत के बाद याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देने की बात कही गई है। ठीक है, सरकारी सहायता देने की बात, तो लिख लो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान मतलब देना, सरकारी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। सरकारी सहायता प्रदान करने की बात, ठीक है, बात कही गई है। इसी में क्या होगा? इसी में वृद्धा पेंशन की बात कही गई है, इसी में विधवा पेंशन की बात कही गई है, इसी में जो भी व्यक्ति क्या है पैरालिसिस है, विकलांग है, उसको साइकिल उपलब्ध कराने की बात कही गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, शिक्षा के लिए पैसा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ठीक है, तो आर्टिकल किसके तहत? तो आर्टिकल 41 के तहत। समझ में आई कुछ बात? तो चलिए लिख लीजिए, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करने की बात कही गई। एग्जाम्पल में लिख लो, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, उसके बाद में वृद्धा पेंशन। अच्छा, विधवा अलग होता है, वृद्धा अलग होता है। विधवा वैसे होती है ना महिलाएं जिनकी पति मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वृद्धा होता है कि जो बूढ़े हो जाते हैं, कमाने योग्य नहीं रह जाते हैं, उसको सरकार क्या करेगी? सहायता प्रदान करेगी। समझ में आई बात? तो लिख लो विधवा पेंशन, उसके बाद में वृद्धा पेंशन लिख लिए, वृद्धा पेंशन। उसके बाद में और क्या लिखोगे? उसके बाद में विकलांग को साइकिल, विकलांग जो भी ग्राम पंचायत में रहते हैं उसको पता होगा जी, विकलांग को साइकिल उपलब्ध कराना, शिक्षा के लिए पैसा उपलब्ध कराना, सरकार यह सब करेगी, हम थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। उसके बाद में 41 के बाद अब आ जाते हैं 42 के ऊपर। बात समझ में आ रही है? क्लियर दिख रहा है आज? ठीक है, चलिए आज पूरा इंक उंक डाल करके बैठल है, दोनों मार्कल में डाल करके बैठल है। ठीक है, रोज दिन इंक की प्रॉब्लम हो जाती थी खत्म, इसीलिए ध्यान से समझते चलिए, साफ तो लिखिए रहे हैं। अब 41 के बाद आता है 42, तो आर्टिकल नंबर लिख लीजिए 42। तो 42 में क्या कहा गया है? तो 42 में कहा गया है कि जैसे मान के चलो कोई महिला है, ठीक है, पुरुष मत लिख देना जज्बात में आकर के, और वह महिला क्या है? या तो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, ठीक है, और या तो वह बीमार है, तो उसको क्या किया जाएगा? कुछ दिन के लिए रेस्ट देने की बात कही गई है संविधान में। कोई दिक्कत? तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता समझ में आई? तो लिख लीजिए अगला। अब 41 के बाद 42, आर्टिकल नंबर देखो, यह मिटा रहे ही नहीं, आर्टिकल नंबर 42 लिखो, आर्टिकल नंबर 42 में क्या कहा गया है? प्रसूति दशाओं में क्या है? सहायता की बात कही गई है। तो लिखिए 42, प्रसूति दशाओं में सहायता
प्रदान करना, आर्टिकल नंबर 43। अब सुनो यह होगा क्या, यह है क्या, होगा क्या, है क्या, तो ध्यान से समझिए। जैसे कोई सरकारी महिला है, ठीक है, सरकारी वर्क कर रही है, समझ में आई बात। जैसे कोई दरोगा है या कांस्टेबल है, तो क्या होगा, यह कांस्टेबल है या तो दरोगा है और वह बेचारी की शादी विवाह हो चुके हैं, यदि वह गर्भवती है या तो वह क्या है, वह बीमार है, तो क्या किया गया है, इसमें छुट्टी का प्रावधान किया गया। अर्थात जब वह महिला गर्भवती रहेगी तो उस पर सरकार कोई फोर्स करके उससे काम नहीं करवाएगी। समझ में आई बात। तो लिख लीजिए, कुछ प्रसूति दशाओं में सहायता प्रदान करना, अर्थात गर्भवती महिलाओं को कठिन कार्य कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कठिन कार्य वैसा कार्य मत कराइए जिससे इसको क्या हो, तकलीफ हो। बहुत अच्छा ना है जी, गर्भवती महिलाओं को कठिन कार्य न कराने की बात कही गई है, न कराने की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद अगला लिख लो, तबीयत खराब पर छुट्टी का प्रावधान किया गया है, छुट्टी का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। यदि मान के चलो किसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो आप उसको जो है ना काम नहीं करवा सकते। जैसे मान के चलिए कि कोई प्राइवेट टीचर है, एक टीचर की बात बताता हूं कि वह स्कूल में कमा रहे थे, मतलब पढ़ा रहे थे, वही काम ही कर रहे थे ना, तो पढ़ा रहे थे, उन बेचारे को डेंगू हो गया और वह प्रिंसिपल से कह रहे हैं कि सर हमारी तबीयत जो है ना बहुत ज्यादा खराब है, आप मुझे कृपया करके जाने दीजिए। तो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि आप कैसे चले जाइएगा, यहाँ पे क्लास कौन लेगा, तो यह संविधान में नहीं लिखा गया है। यदि जिसका तबीयत खराब है तो क्या बनता है कर्तव्य कि उसको छुट्टी दिया जाए, उसको सहायता दिया जाए। समझ में आई बात, ध्यान से समझते चलिए। उसके बाद में परमानंद कटारा केस कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि बीमार है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो कर्तव्य बनता है कि आप उठा करके उसको अस्पताल तक पहुंचाइए। अब बेचारे उस सर जी को छुट्टी प्रिंसिपल ने नहीं दिया और ऐसा स्थिति आया ना कि स्कूल में ही उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है, स्कूल में ही डेथ हो गया, लेकिन छुट्टी नहीं मिला। तो यह गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही बात बताए, तबीयत खराब पर छुट्टी का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद नंबर 41-42 अगला लिख लीजिए 43, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 43 में कहा गया है निर्वाह योग मजदूरी की बात कही गई है। अर्थात मान के चलो कि आपके पास कोई पढ़ाने जाता है, ठीक है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप कम से कम उसे उतना वेतन दीजिएगा ताकि उससे क्या हो सके, उसका गुजारा हो सके। अब मान के चलो कि हमको गुजारा करने के लिए 100 रुपए की जरूरत है और हमको से कोई काम करवा करके 50 रुपया देगा और 50 नहीं देगा, तो यह बात नहीं कहा गया है। समझ में आई। हाँ, पहले हमसे पूछ लिया जाएगा कि आप कितना लीजिएगा, ठीक है, पैसा, तो हम कहेंगे 100 रुपया, 100 रुपया कह करके 50 रुपया देगा, तो यह बात नहीं कहा गया है। तो निर्वाह योग मजदूरी की बात कही गई है जिससे उसका निर्वाह हो सके। तो लिख लो, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में है, जबकि निर्वाह योग मजदूरी की चर्चा 43 में है। यह बात को ध्यान से समझते चलिएगा। तो लिख लीजिए, निर्वाह योग मजदूरी की चर्चा, निर्वाह योग मजदूरी की चर्चा। निर्वाह योग मजदूरी की चर्चा कहने का अर्थ है कि इसके तहत आप मजदूर को इतना कम से कम वेतन दीजिएगा कि ताकि उसका क्या हो सके, जीवन व्यापन हो सके, निर्वाह हो सके। तो लिख लीजिए, मजदूरों को कम से कम इतना वेतन देना होता है जिससे उसका निर्वाह हो सके, निर्वाह का मतलब जो भी गुजारा है वह क्या हो सके, निर्वाह हो सके, गुजारा हो सके, जिससे उसका निर्वाह हो सके। समझ में आई बात। चलिए, मजदूरों को कम से कम इतना वेतन देना होता है जिससे उसका निर्वाह हो सके। यह 43 हो गया। 43 के ए और बी में क्या लिखा गया है, तो लिख लीजिए,
43 के ए और 43 का बी पूछ लेता है कभी कदाल, तो लिखते चलिए 43 के क लिख लो। 43 के क अनुच्छेद 43 के क क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है ना कि उपबंधों का क्या किया गया है, तो उपबंधों का कार्यालय में विशेष प्रावधान की बात कही गई है। समझ में आ रही है बात? तो लिख लीजिए 43 का क उपबंधों में कामगारों, जो भी मजदूर है, कामगारों का विशेष प्रावधान, कामगारों का विशेष प्रावधान की क्या कही गई है? बात कही गई। अर्थात जहां पे काम कर रहा है, तो मान के चलो कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, हम पढ़ाते हैं, तो हमको कोई कह देगा कि नहीं आप ईंट को ढोइए, तो यह बात संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो उपबंधों में कामगारों का विशेष प्रावधान किया गया है। अब हमको कोई मान के चलो ले गया पढ़ाने के लिए, तो बाबू मेरे भाई मेरे दोस्त, हम केवल पढ़ा ही ना सकते हैं। अब हमसे कोई कहेगा कि ना आप जो है हमारे यहाँ आए हैं काम करने, तो हमारे अंडर में हो गए, और आप जो है ना पढ़ाइए, उसके बाद जो समय बचता है उसमें ईंट को हमारी धो दीजिए। धोना, समझ में आई बात? तो ऐसा यह बात नहीं कहा गया है। वही लिखे हैं कि उपबंधों में कामगारों का विशेष प्रावधान। अब जैसे मान के चलो कोई मजदूर गया है, ठीक है, अब मजदूर गया मजदूरी करने, बालू ढोने, ईंट ढोने, और वह बेचारा काम समाप्त कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में कह रहा कि नहीं 1 घंटा समय आपकी बच रही है, आप क्या करिए, चलिए और उसके बाद में जो है ना आप क्या करिए, तो आप हमारे घर में पोछा लगा दीजिए, घर को बहार दीजिए। तो यह संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर 43 के ए में। बात समझ में आई? चलिए उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 43 के ख लिख लो। ख बोले तो बी, कोई 43 पर भी यह अंडरलाइन हो रही है। 43 के क्या हो गया? ख हो गया। इसमें क्या है? तो इसमें सरकारी कंपनियों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है, सरकार जो है ना कंपनियों को क्या करेगी, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जो भी हो, तो सहकारी कंपनियों को बढ़ाने की बात कही गई है। तो लिख लीजिए, जिससे क्या हो सके, बेरोजगारी समाप्त हो सके। समझ में आई? तो लिखते चलिए, संविधान का 97वां संशोधन 2011 में करके यह बात को जोड़ा गया। ठीक है, तो लिख लो, सरकार का दायित्व होगा कि सहकारी कंपनियां की वृद्धि हो। सरकार का दायित्व होगा कि सहकारी कंपनियां लिखो, कंपनियों का वृद्धि हो। ठीक है, वृद्धि या बढ़ोतरी हो। समझ में आई बात? सरकार का दायित्व होगा कि सरकारी कंपनियां का वृद्धि या बढ़ोतरी हो। कौन सा? तो लिख लीजिए इसके बाद 97वां संशोधन लिख लीजिए। संविधान का पूछ देता है कभी कभी, संविधान का 97वां संशोधन 2011 द्वारा यह बात जोड़ी गई। अब मान के चलो सरकार कहेगा कि नहीं हम कंपनी लगा ही नहीं देंगे राज्य सरकार, तो यह गलत बात है। राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो, यदि राज्य सरकार में क्या है, राज्य सरकार नहीं लगाने देती है कंपनियों का, तब दिक्कत की बात है। इससे होगा क्या, राज्य में यदि कंपनी आकर के लगेगी तो इससे होगा कि जो राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में जाते हैं अपना मजदूरी करने, अपना निर्वाह करने, कोई दिक्कत, तो इससे क्या होगा, उसकी बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, और जब बेरोजगारी समाप्त हो जाएगा तो देश ही विकास कर जाएगी। समझ में आई? तो 2011 में क्या किया गया, संशोधन किया गया, 97वां संशोधन, और यह बात को 43 के ख आर्टिकल को जोड़ दिया गया। अब लिखिए आर्टिकल नंबर 44, समान सिविल संहिता। ठीक है, लिखते चलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। तो अनुच्छेद नंबर 44, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति, एक पुरुष एक महिला से शादी कर सकते हैं, या एक महिला एक पुरुष से शादी कर सकती है, यह अनुच्छेद में लिखा गया है। अब ऐसा ना कि एक पुरुष कई सारे बीबी
तो दिखते हो जाएगा ना। चलो बताता हूँ, पहले मिटा लेने दो। पॉलिटी पढ़ करके मजा आ जाएगा, 1 मिनट बना रहिएगा।